बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 2 दैट इज अबाउट लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। हमने इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डायग्राम गिवन है जो कि मैंने आपके सामने भी ड्रॉ कर दी। ये जो डायग्राम है ये है एक सेल की। ये कौन सा सेल है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले मैं आपको इसकी ऑर्गेनेलीज के साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं। आप देख सकते हैं कि ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल की जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है, एक प्रॉपर शेप नहीं है। उसके अलावा मैंने जो लेबलिंग की उसमें आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर इज अ सेल मेम्ब्रेन। इस सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको मैंने लेबल किया एज सेल मेम्ब्रेन। ये जो अंदर मैंने सर्कुलर सी ऑर्गेनेली बनाई है दैट इज योर न्यूक्लियस, और बीच की एक जगह को मैंने लिखा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली द फ्लूइड, मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ अ सेल। जो भी हमारा सेल होता है उसके अंदर एक लिक्विड पोर्शन मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। बिल्कुल इसी तरह हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड पोर्शन मौजूद होता है और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो व्हेनेवर यू हियर द नेम प्लाज्म, रिमेंबर कि ये लिक्विड मतलब फ्लूइड पोर्शन की बात हो रही है। तो ये कौन सा सेल है ये हमने डिसाइड करना है और यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक दफा मैं आपके लिए क्वेश्चन को रीड करती हूँ। डज दिस सेल बिलोंग टू एन एनिमल और अ प्लांट? ये जो सेल आपके सामने मैंने बनाया, क्या ये एक एनिमल का सेल है या फिर ये एक प्लांट का सेल है? गिव 2 रीजंस। हमने रीजंस भी बताने हैं कि ये हमने जो भी डिसीजन लिया है हमने किन बेसिस पे लिया है। तो मैंने इसके आंसर में लिखा दैट इट इज एन एनिमल सेल। ये जो सेल मैंने आपके सामने बनाया ये एक एनिमल का सेल है, या हम कह सकते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स का सेल है। Why? Because it lacks, इसमें कमी है किन चीजों की? नंबर 1 सेल वॉल की, नंबर 2 वैक्यूल की एंड नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट की। जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उनके बाहर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज की बनी होती है और ये रिजिड होती है। यही रीजन है उस सेल की डेफिनेट शेप का। आप जब भी एक प्लांट सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो शेप है वो बहुत प्रॉपर तरीके से स्क्वायरिश शेप में आता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है वो इस सेल में एब्सेंट है, इसीलिए हम बता सकते हैं दैट दिस इज नॉट अ प्लांट सेल। सेकेंडली वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो हमारे न्यूक्लियस के अलावा एक स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल में नहीं मगर प्लांट सेल में इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये जो वैक्यूल होता है इसका काम होता है वाटर को रिटेन करना। वाई? क्योंकि सेल वॉल की वजह से हमारे जो प्लांट सेल्स हैं उनकी शेप होती है डेफिनेट शेप को मेंटेन रखने के लिए अपने अंदर पानी वो रिटेन करते हैं, मतलब स्टोर रखते हैं, इसीलिए उनका जो सेल है वो बिल्कुल रिजिड रहता है। अब ये वैक्यूल है जो ये काम करता है और ये प्लांट सेल्स में मौजूद होता है, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्लांट सेल में मौजूद होती हैं। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है ग्रीन पिगमेंट विच वी कॉल क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से हम बता सकते हैं कि कोई सेल जो है वो प्लांट का है या एनिमल का। अब क्योंकि सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, मतलब क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए हम बता सकते हैं दैट दिस सेल बिलोंग्स टू एन एनिमल या फिर बिलोंग्स टू अ ह्यूमन बीइंग। तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दिया जिसमें हमसे पूछा गया था कि ये सेल किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है, या तो ये एनिमल का हो सकता था या प्लांट का। तो हमने बता दिया कि ये जो सेल है इट बिलोंग्स टू एन एनिमल, और साथ ही हमने रीजंस भी बता दिए। और रीजंस ये थे कि इसमें ना तो सेल वॉल मौजूद है, ना ही वैक्यूल मौजूद है और ना ही क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन कर रहे हैं। मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? Each cell has a nucleus. What function does it perform? जो भी सेल हो, चाहे वो एनिमल का हो या वो प्लांट का हो,
उसके अंदर न्यूक्लियस जरूर मौजूद होता है। न्यूक्लियस इज द सेंटर पोर्शन ऑफ अ सेल। आपने अपने चैप्टर में पढ़ा कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें तमाम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये एक सेल के तमाम इंपॉर्टेंट और मेजर फंक्शंस परफॉर्म करवाता है। तो हमने इसके आंसर में लिखना है दैट इट कंट्रोल्स द होल वर्किंग ऑफ द सेल। एक सेल की तमाम वर्किंग, पूरी फंक्शनैलिटी एक सेल की किसने कंट्रोल करनी है? हमारे न्यूक्लियस ने। तो यही आप लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा गया था कि हर सेल के पास एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, इस न्यूक्लियस का क्या काम है या क्या फंक्शन है। यू हैव टू राइट इट डाउन कि इट कंट्रोल्स द होल वर्किंग ऑफ द सेल। तो मेरे साथ साथ आंसर्स को नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक डायग्राम गिवन है। ये कौन सा सेल है? दिस इज अ नर्व सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं नर्व सेल। ये प्लांट्स में मौजूद नहीं होते मगर एनिमल्स में और ह्यूमंस में ये प्रेजेंट होते हैं। व्हाई? बिकॉज ब्रेन से सिग्नल्स लेके इन्होंने बाकी बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी सेल्स तक पहुंचना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेज पे पड़े हुए एक मार्कर को पिकअप करना है, उठाना है, तो मेरा ब्रेन मेरे हाथ को ये कमांड देगा कि आपने जाके इस मार्कर को पिक करना है और फिर मेरा हाथ ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये काम होता है हमारे ब्रेन का। अब ब्रेन से जो मैसेज है वो हमारे हाथ तक कैसे पहुंचता है? दैट इज ड्यू टू दीज सेल्स। इनको हम कहते हैं नर्व सेल्स। इनकी लेबलिंग में भी मैंने मेंशन किया कि बीच में मौजूद है न्यूक्लियस। ये जो खाली हिस्सा है यहाँ मौजूद होता है फ्लूइड, और मैंने आपको बताया कि सेल में मौजूद फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके जो बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब इस डायग्राम से मुतालिक या इस नर्व सेल से मुतालिक हमें कौन से क्वेश्चंस गिवन है, आइए देखते हैं। ए पार्ट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ अ नर्व सेल। ये जो नर्व सेल है इसकी क्या जॉब है, ये क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। मैंने आंसर में लिखा इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये जो नर्व सेल है इसका काम है मैसेजेस को कैरी करना। मतलब जैसा कि मैंने भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि जब मैंने एक मार्कर उठाना था मेज के ऊपर से, तो ये किया तो वैसे बजाहिर मेरे हाथ ने, मगर मेरे हाथ को कमांड दी मेरे ब्रेन ने। तो ब्रेन ने कमांड देने के लिए एक नर्व सेल, मतलब इस तरह के सेल को इस्तेमाल करना है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने घर से कोई चीज किसी और के घर पहुंचानी है तो ऑब्वियसली आप वो किसी डिलीवरी बॉय या टीसीएस के थ्रू पहुंचाते हैं। अब ये जो टीसीएस है यही काम करता है हमारा नर्व सेल। नर्व सेल हमारे ब्रेन से वो मैसेज कैरी करके हमारे दूसरे बॉडी पार्ट तक या बॉडी सेल तक पहुंचता है और तभी हम तमाम काम करने के काबिल बनते हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। वो हमारी बॉडी के एक पार्ट से मैसेज कैरी करके दूसरे पार्ट तक लेके जाता है, यही काम होता है। मतलब दिस इज द जॉब ऑफ आवर नर्व सेल। दिस वाज आल्सो द आंसर टू पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन का ये ए पार्ट था। इसी के बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। हाउ इज इट सूटेबल फॉर दिस जॉब। मतलब ये जो नर्व सेल है ये क्यों सूटेबल है इस काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने पढ़ा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता था। अब व्हाई इज इट सूटेबल कि वही करता है ये काम, नर्व सेल क्यों नहीं कर सकता ये काम? क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब ज्यादा सरफेस एरिया उसके पास होगा तो वो ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकेगा और इसी तरह हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन कैरी हो सकेगा। अब जो नर्व सेल कर सकता है वो हमारा रेड ब्लड सेल नहीं कर सकता, क्योंकि रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो सर्कुलर होती है और नर्व सेल जो है वो इलोंगेटेड होता है। उसके पास एक फाइबर्स होते हैं। जैसा आपने देखा कि इसके सामने पतले पतले फाइबर्स इस तरह के, जिस तरह प्लांट की जड़ें होती हैं, बिल्कुल उस तरह से मौजूद हैं और ये इलोंगेटेड मतलब लंबा है शेप में। दिस इज अनलाइक आवर रेड ब्लड सेल्स। हमारे रेड ब्लड सेल्स मैसेजेस कैरी नहीं करते क्योंकि वो गोल है बिल्कुल, उनके पास ये फाइबर्स मौजूद नहीं। तो हमारा नर्व सेल किस तरह से सूटेबल हुआ टू कैरी मैसेजेस? मैंने इसके आंसर में लिखा इट हैज लॉन्ग थिन फाइबर्स दैट इनेबल इट टू कैरी मैसेजेस। लॉन्ग थिन फाइबर्स, आप देख रहे हैं इट इज लॉन्ग और उसके पास ये जो फाइबर्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस नर्व सेल जिन्होंने एक्चुअली हमारा मैसेज कैरी करना है।
मतलब मैसेज को लेके दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचना है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने तमाम आंसर्स मेरे साथ साथ नोट डाउन किए हैं। अगर आपने नहीं भी किए तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और जो आंसर आपका नोट डाउन होने वाला रह गया है उसको नोट डाउन करके वापस आइए। वेल डन स्टूडेंट्स, हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। So the second part of question number 5 says put these in order। आपके सामने मैंने 5 नेम लिखे और हमने इनको ऑर्डर में लिखना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसा कि आप सबसे पहले इसको रीड करें और फिर आप समझें कि हमने इसको किस तरह से ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले मैंने लिखा ऑर्गन, फिर सेल, फिर ऑर्गेनिज्म, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। ये सुन के आपको याद आ गया होगा कि आपने ये सीक्वेंस पढ़ा है। आपने अपने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे छोटा यूनिट होता है सेल। डिफरेंट सेल्स जो हैं वो कंबाइन करके एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं। जब वो एक टिश्यू को बना लेते हैं तो डिफरेंट टिश्यूज एक दूसरे के ऊपर आके बना लेते हैं कोई ऑर्गन, और जब एक ऑर्गन बन जाता है तो वो दूसरे ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ये तमाम लफ्ज आपके सामने लिखे हुए हैं, हमने सिर्फ इनको सीक्वेंस में लिखना है। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं और आप मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक पर भी नंबरिंग करते जाइएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा यूनिट होता है सेल, तो हम सेल के साथ लिख लेते हैं नंबर 1। सेल है सबसे छोटा यूनिट। जिस तरह हम कंस्ट्रक्शन में ईंटें यूज करते हैं, ब्रिक्स, तो ये जो ब्रिक होती है आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं एज सेल। अब जो ब्रिक्स हैं इन्होंने एक के ऊपर एक ब्रिक आके क्या बनाती हैं? वॉल। जिस तरह हमारी ब्रिक्स मिलके बनाती हैं वॉल मतलब दीवार, बिल्कुल उसी तरह हमारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू। तो टिश्यू होगा नंबर 2। अब एक दीवार तो बन गई, अब हमने डिफरेंट दीवारें बनानी है। अब आप देखें कि दीवार जब 4 दीवार बन जाएंगी तो आपके पास एक लिविंग रूम कंप्लीट हो गया। दैट इज योर ऑर्गन। तो ऑर्गन के साथ आप लिख सकते हैं 3। अब आपने देखा कि एक हो गया लिविंग रूम, फिर आपने साथ बना लिया बेडरूम और दोनों ने आपस में कनेक्ट करना है, तो हमारे 2 कनेक्ट होते हुए कमरे बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 4। और आपने देखा कि जब हम डिफरेंट चीजें कनेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आपका लिविंग रूम बन जाता है, बेडरूम बन जाता है, किचन बन जाता है, स्टोर रूम बन जाता है, तो मिलके बन जाता है एक पूरा घर। तो ये जो पूरा घर है उसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एज एन ऑर्गेनिज्म। तो हमारा लास्ट पॉइंट होगा ऑर्गेनिज्म का। अगर मैं आपको ह्यूमन बॉडी ही में से एक एग्जाम्पल समझा दूं, देन यू शुड नो कि सेल्स कंबाइन करके बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे हार्ट के हैं तो हमारे हार्ट के टिश्यूज जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हार्ट का एक बहुत ज्यादा मुश्किल फंक्शन है। इन तमाम टिश्यूज ने कंबाइन करके हार्ट को बनाया विच इज एन ऑर्गन। अब जो हार्ट है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड के पंप करने का सिस्टम कैरी आउट करता है, उसको हम कहेंगे एन ऑर्गन सिस्टम। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये लंग्स के साथ मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, जहां से हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और यही हो रहा है हमारे अंदर मतलब ह्यूमन बॉडी में। अब जब ये तमाम ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कनेक्ट करेंगे तभी हम ह्यूमंस या फिर एनिमल्स सर्वाइव कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीक्वेंस कभी भी नहीं भूलेगा विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल जो अभी मैंने डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।